कर रहे हैं, इसमें अब तक हमने क्या किया है, इसकी इंडेक्स देख ली है। इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर हमने किया है उसमें हम पूरी इंडेक्स देख के आ चुके हैं कि आखिर जो बीएनएसएस है हमारी, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोविजंस हमको प्रोवाइड करा रखे हैं। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले वाले चैप्टर की, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो बात कर रहा है वो कर रहा है सेक्शन 1 से लेके 5 तक, यानी 1 से लेके 5 तक हमको बताएंगे कि इसमें क्या क्या दे रखे हैं प्रारंभिक नाम के चैप्टर में। ये लिख रहा है, देखिए आप नीचे, सेक्शन 1 से लेके 5 तक बात कर रहे हैं प्रीलिमिनरी पार्ट यानी कि प्रारंभिक पार्ट में। सबसे पहले जब हम बीएनएसएस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले है इसका नाम। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। कब का है? 2023 का। 2023 में इस अधिनियम को पास किया गया था। फिर जब हम इसके बाद बात करते हैं तो इसकी संख्या क्या है? इसकी संख्या है 46 यानी कि 46। इसका मतलब हो गया, इसका जो पूरा नाम है वो है बीएनएसएस 2023 एक्ट नंबर 46। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे 46 ही क्यों लिख रहा है? क्योंकि जो 2023 का एक्ट पास हुआ था उसमें ये जो एक्ट पास हुआ था वो 46 नंबर का एक्ट था, क्योंकि उस समय बहुत सारे एक्ट पास हुए 2023 के अंतर्गत, तो उसमें ये एक्ट 46वें नंबर पर पास हुआ है। तो हमको ये एक्ट नंबर याद रखना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की सहमति, ये हमको कब मिली थी? मतलब बीएनएसएस के संबंध में हमको राष्ट्रपति की सहमति मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रपति जी ने इसको पास कर दिया था कि हाँ ये एक्ट मुझे सही लग रहा है, तो इस पे मैं अपनी सहमति देता हूं। इसके बाद बात करते हैं कि कौन से वर्ष में, तो 74वें वर्ष में संसद द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अधिनियमित कब किया गया? 74वें वर्ष में। इसका मतलब बीएनएसएस 2023 एक्ट नंबर 46 और भारत के गणराज्य के 74वें वर्ष में 74 ईयर्स में इसको क्या किया गया है? पास किया गया है। अब बात करेंगे हम सेक्शन नंबर 1 की, कि जो हमारे बीएनएसएस का सबसे पहले नंबर वाला सेक्शन है वो क्या बात करता है? तो बात कर रहा है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, यानी कि ये जो एक्ट इतना बड़ा है इसका नाम क्या है? तो नाम वैसे कि हम देख के आ चुके हैं, लेकिन हमको सेक्शन 1 बोल रहा है कि मेरे में बिल्कुल इसको ऑथराइज कर रखा है कि इसका यही नाम होगा। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है सेक्शन नंबर 1। बीएनएसएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किसकी जगह पे आया है? सीआरपीसी की जगह पे इसको स्थापित किया गया है। बीएनएस किसकी जगह पे आया है? सीआरपीसी। सीआरपीसी की जगह आया है बीएनएसएस, और बीएसए आया है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे। ये तीनों एक्ट 2023 में पास हुए हैं। ठीक है ना? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एक बार इसको यहां से इरेज कर लेती हूं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इसका विस्तार कहां पर होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो क्योंकि क्या हुआ था कि जो सीआरपीसी थी, एक मिनट रुकिए, जो सीआरपीसी थी हमारी, वो तो स्टार्टिंग पे क्या होता था, ऐसे कहा जाता था सीआरपीसी के लिए कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। लेकिन इसके संबंध में क्या आया था 31 अक्टूबर 2019, तो इससे कहा गया था कि ये संपूर्ण भारत पर लागू है, होल इंडिया पर इसको अप्लाई किया गया। ठीक है,
लेकिन जब ये एक्ट ही 2023 में आ रहा है, 2019 के बाद ही एक्ट आ रहा है, तो ऐसे कहा ही नहीं जा सकता कि 31 अक्टूबर 2019 से इसको लागू किया गया, क्योंकि ये एक्ट आ रहा है 2023 से, तो ये स्टार्टिंग से ही संपूर्ण भारत पर लागू है, यानी होल इंडिया पर इसको लागू किया गया है BNSS को। अब ये कह रहा है कि ये जो प्रोविजंस है ना चैप्टर 9, 11 और 12 के, ये जो ओपन है ये नागालैंड राज्य, जो नागालैंड का स्टेट है उस पर, और जो अदर जो होती है ट्राइब्स वगैरह, जनजाति वगैरह, उन पर ये लागू नहीं है। कौन सा लागू नहीं है? ये वाले चैप्टर, इनको छोड़ के लागू नहीं है, ठीक है ना। अब ये प्रवर्त कब से हुआ है? ये जो प्रवर्त हुआ है, यानी इसको जो लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से। अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है, तो 2024 में अभी चल रहा है अगस्त, लेकिन इसको कब से लागू किया गया है? 1 जुलाई 2024 से, ठीक है ना। 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है इसको लागू हुए हुए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सबसे पहले जो आता है इसका सेक्शन 2, सबसे पहले हमने जो सेक्शन 1 था वो हमने देख लिया, सेक्शन 1 को हमने देख लिया, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 अपने आप में एक पहाड़ है इस चैप्टर का, यानी जो हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, चैप्टर 1 जो कवर करता है 1 से लेके 5 तक, उसका जो पहाड़ है सबसे बड़ा वाला सेक्शन वो है जो सेक्शन नंबर 2 है वो 2, सेक्शन नंबर 2 सबसे बड़ा वाला पहाड़ है, ठीक है, ये समझ में आया। तो परिभाषाएं दे रखी है हमको कहां पर? सेक्शन 2 में। कितनी है टोटल? 26 डेफिनेशंस दे रखी है हमको यहाँ पे। तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये इनमें जो परिभाषाएं दे रखी है उनमें शब्दों का वही अर्थ होगा। कौन सा अर्थ होगा? जो हमको संहिता में दे रखी है। तो अब हम यहाँ पे संहिता का कौन सा अर्थ निकालेंगे? क्या आप संहिता का अर्थ CRP से निकालोगे? नहीं, यहाँ पे हम संहिता का अर्थ निकालेंगे BNSS, ठीक है ना। वही अर्थ होगा जो संहिता में यानी कि BNSS में दिया गया है। सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो A। देखिए पता है क्या है, जो BNSS की एक खास बात है, इसने क्या किया है, जो डेफिनेशंस के सेक्शंस होते हैं ना, वो याद करने के लिए एक आसानी कर दी है। कैसे? जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिख रखा है A, तो A से क्या दे रखा है? ऑडियो वीडियो। तो आप इसको याद कर सकते हैं, हाँ A नंबर पे क्या है? ऑडियो वीडियो है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले है तो ये जुड़ा है न्यू, ये एक नया सेक्शन जुड़ा है, क्योंकि पहले ये वाला पॉइंट था ही नहीं, मतलब CRPC में ये वाला पॉइंट नहीं था। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स श्रव्य, दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक। तो क्या होते हैं ये माध्यम? देखते हैं। सबसे पहले बोलता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके लिए, और पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने के लिए ये क्या क्या काम आएंगे वो बता रहे हैं कि श्रव्य, दृश्य, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोविजंस होते हैं, मतलब माध्यम वगैरह जो होते हैं। सबसे पहले दृश्य वाले में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं ना, उसके बात कर रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करने के लिए यानी कि रिकॉर्ड करने के लिए, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य वगैरह करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारीक्षण करने के लिए, ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए किसी संसूचना की युक्ति। युक्ति क्या होती है? युक्ति शुद्ध हिंदी हो गई ना, तो डिवाइस से याद कर लो। डिवाइस से आप क्या होती है? डिवाइस जैसे होती है ना, पेन ड्राइव वगैरह होती है, ये डिवाइस ही तो होती है, तो डिवाइस वगैरह हो गई। और ऐसे अन्य साधन जिसे कौन निर्धारित करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट वो युक्ति वगैरह, ये जो डिवाइस वगैरह होती है वो निर्धारित कर दे तो वो मानी जाएगी। तो ये बता रहे कि ये जो साधन होंगे ना वो ये काम करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? एक नोटबुक बनाएंगे, जैसा कि मैंने BNS के टाइम पे भी कहा था। आप बोलो मैम PDF दे दो, PDF दे दो, क्या करोगे PDF का? PDF ऐसे पुलिंदे भर के ना खूब रखी रहती है, कोई उस PDF की तरफ देखता तक नहीं है। कॉपी बनाओ, जैसे स्कूल में पढ़ा करते थे, एक कॉपी बनाओ, जैसे BNS, जैसे मैंने BNS के टाइम पे कहा था कॉपी बनाओ। BNS के आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, आप अपने हाथ से बनाएंगे, आपको उनको पढ़ने में भी मजा आएगा। दूसरे के नोट्स कभी कोई नहीं पढ़ता है, बात ध्यान रखना। तो नोटबुक बनाएंगे, BNSS करके रजिस्टर बना लीजिए मोटा सारा,
उसके बाद सबसे पहले इंडेक्स बनाइए। इंडेक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, चैप्टर 1 डालिए, बच्चे डालते थे ना जैसे। फिर उसके बाद सेक्शन 1 डालिए, क्या क्या कह रहा है सेक्शन 1, सेक्शन 2 क्या कह रहा है ये लिखिए। इस तरीके से चार्ट वगैरह बनाते हुए चलिए। आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्या होगा, आपके खुद के नोट्स तैयार रहेंगे। ठीक है, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा तुम पीडीएफ दे दो, तुम पीडीएफ दे दो। अरे क्यों दे दो पीडीएफ, किसी की पीडीएफ चाहिए क्यों, हमें अपनी पीडीएफ चाहिए, हम अपनी पीडीएफ खुद बनाएंगे। फिर सेक्शन आता है बी। बी से क्या हो गई, बेल। अब बेल के देखना, बी से ना 3 सेक्शन आएंगे। तो सबसे पहले बी से आता है बेल। बेल क्या होती है, जमानत। ठीक है, ये वाला जो प्रोविजन है ये भी हमारे सीआरपीसी में नहीं था, चैप्टर था बेल का, लेकिन जो डेफिनेशन क्लोज था उसमें हमको बेल के बारे में नहीं बता रखा था। लेकिन जो ये वाला है हमारा बी सेक्शन है, यानी कि जो 2B है, इसमें हमको बता रखा है बेल क्या होती है। तो बेल क्या होती है, किसी अधिकारी यानी ऑफिसर या न्यायालय यानी कि कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अधिरोपित कतिपय शर्तों पर, मतलब कुछ कंडीशंस वगैरह दी गई होती है, उन पे जारी की जाती है। किसके संबंध में, किसी अपराध को कारित किए जाने के संबंध में। ठीक है, किसको दी जाती है ये, किसी अभियुक्त व्यक्ति को यानी अक्यूज्ड पर्सन को, या सस्पेक्टेड जो पर्सन होता है, संदिग्ध जो व्यक्ति होता है उसको। कैसे दी जाती है, किसी बंद पत्र यानी बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, जमानत पत्र जो बेल बॉन्ड वगैरह होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है, इनके एग्जीक्यूशन पर यानी निष्पादन पर जारी की जाती है। और क्या किया जाता है, विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। मतलब क्या किया जाता है, उसको विधि की जो अभिरक्षा होती है उससे उसको मुक्त कर दिया जाता है। कैसे कैसे किया जाएगा, अधिकारी यानी ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कुछ कंडीशन देकर, अपराध करने के संबंध में किसी अभियुक्त को, संदिग्ध व्यक्ति को बॉन्ड द्वारा या बेल बॉन्ड के एग्जीक्यूशन पर विधि की अभिरक्षा से क्या किया जाता है, मुक्त किया जाना अभिप्रेत है, छोड़ दिया जाना तात्पर्य है इसका। बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन आता है जमानतीय अपराध क्या होते हैं। तो देखा आपने अभी बी से क्या आया था, बेल आ गई थी, और अब जो सेकंड सेक्शन आ रहा है ना इसका, वो बेल से आ रहा है जमानतीय अपराध। ये भी बी हो गया, लेकिन यहाँ पे है ये सी सेक्शन। तो पता है आप क्या कर सकते हैं कि भाई बी से 3 अपराध बन रहे ना, ये बी पॉइंट हुआ, तो बी से 3 अपराध बने, 1 2 3। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले देखिए क्या आया था, यहाँ पे सबसे पहले आई थी जमानत। तो यहाँ पे लिख दो जमानत हो गई, यानी कि बेल हो गई। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, बेलेबल ऑफेंस आ गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, बेल बॉन्ड आ जाएगा। तो ऐसे करके इसके 3 पॉइंट निकल गए। सबसे पहला सेक्शन डाल दो, ये हो गया 2B में, ये हो गया 2C में, और ये हो गया 2D में। इससे क्या होगा, आपको ये याद होने लग जाएंगे कि बी से मैंने 3 सेक्शन पढ़े हैं, 3 सेक्शन कंप्लीट कर लो ऐसे करके, और 3 सेक्शन आपको ऐसे कैसे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात कर रहा है 2C। 2C क्या है, ये रहा बेलेबल ऑफेंस, जमानतीय अपराध। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है ये वही सेक्शन है जो हमने 2A CRPC के अंतर्गत देखा था। ठीक है, क्या था इसके अंतर्गत, प्रथम अनुसूची में। अब ये प्रथम अनुसूची कहां से आ गई मैम, आपने तो इसका जिक्र ही नहीं किया। जिक्र नहीं किया तो अब कर देंगे, क्या दिक्कत है। BNSS टोटल चैप्टर 39 सेक्शन 531 और दे रखी है 2 शेड्यूल। पीछे हमको दे रखी है 2 अनुसूचियां। ठीक है, तो अब उनकी बात करेंगे जब हम अनुसूचियां पढ़ेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि ऐसा हमको प्रोविजन BNSS में दे रखा है। तो बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची में, तो ये जो 2 अनुसूचियां दे रखी है ना, इनमें से फर्स्ट अनुसूची में जिसको जमानतीय दिखाया गया है, बेलेबल ऑफेंस जिसको दिखाया गया है, वो जमानतीय अपराध है या कोई अन्य विधि होती है, उसमें कहा गया है कि ये जमानतीय अपराध है, तो वो भी क्या होगा, जमानतीय अपराध हो जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं जमानतीय अपराध, प्रथम अनुसूची में जमानतीय अपराध बताया गया हो और किसी अन्य विधि में भी उसको जमानतीय अपराध बताया गया है, बनाया गया है, तो वो होता है जमानतीय अपराध।
जो कवर हो जाएगा 2C में। अब 2A को मत साथ साथ लेके चलना, क्योंकि 2A को हम पढ़ के आ चुके हैं CRPC में। यहाँ पे हम 2C की ही बात करेंगे। अब इसके बाद आता है 2D। जब 2D की बात करते हैं तो ये हो गया हमारे लिए न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन कैसे हो गया? क्योंकि ये पहले हमारे CRPC में नहीं था। तो ये क्या है? जमानत पत्र यानी कि बेल बॉन्ड। कैसे दिया जाता है? प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। सिक्योरिटी के साथ देने के लिए जो बॉन्ड वगैरह होता है उसकी बात की जा रही है, वो होता है बेल बॉन्ड। ठीक है, बेल बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसके साथ आता है ई। ई क्या बोल रहा है? देखिए आप यहाँ पे हमें एक सेक्शन और जोड़ देते हैं। बी के साथ एक सेक्शन और जुड़ गया। ये सेक्शन नाराज हो जाएगा नहीं तो कि मैम आप मुझे तो छोड़ के चले गए, तो ले आते हैं तेरे को भी साथ में, क्या दिक्कत है। ये हो गया बॉन्ड और कहाँ पे दे रखा है? 2E में। तो आप देखिए एक वर्ड से, ये जो बी वर्ड है ना, इसे 1 2 3 4 बाय 1 गेट 4 फ्री का ऑफर चल गया। यहाँ पे एक खरीदिए 4 पाइए मुफ्त में। ऐसे करके चार्ट बना लेना, याद रहना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या बात कर रहा है? प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई बॉन्ड अभिप्रेत है, यानी अगर सिक्योरिटी के साथ कोई बॉन्ड वगैरह दिया जा रहा है तो वो हो गया बेल बॉन्ड। ठीक है, फिर ये आ गया न्यू सेक्शन। ये भी बोल रहा है बॉन्ड, यानी कि ये भी CRPC में नहीं था। प्रतिभूति के बिना, यहाँ पे क्या नहीं दी जा रही? तो नोटिस करो प्रतिभूति, यहाँ पे प्रतिभूति के साथ, यहाँ पे प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई पर्सनल बॉन्ड अभिप्रेत है। कोई पर्सनल बॉन्ड अभिप्रेत है यहाँ पे। ठीक है ना, बॉन्ड की बात की जा रही है जब बंधपत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है प्रतिभूति के बिना। सर्किल कर लो इस पे। उम्मीद करती हूँ आप BNSS पढ़ रहे होंगे तो BNSS का एक्ट आपके पास होगा। अगर है तो जो सर्किल करवा रही हूँ, नोट वगैरह करवा रही हूँ, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2F की। F क्या बोल रहा है? CRPC का वही सेक्शन है जो 2B हुआ करता था, यानी कि चार्ज, आरोप चार्ज। तो 2B चार्ज हम ऐसे याद करते थे CRPC में, 2B चार्ज। अब आप याद कर लीजिए 2F चार्ज। 2F चार्ज, चार्ज कौन से चैप्टर में आता है? कल ही हम इंडेक्स पढ़ के आए हैं। जब हम CRPC में बात करते थे तो यहाँ पे 17 का खतरा होता था, लेकिन अब 17 को कर दो क्रॉस, क्योंकि ये हो गया है 18। 18 में लगाएंगे हम चार्ज। जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष है, ये डेफिनेशन ऐसी की ऐसी पूछी जाती है और इसी तरीके से लिख के आनी होती है, तो कुछ स्किप नहीं करना है। जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, ठीक है, तो आरोप का कोई भी शीर्ष है। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। अब देखिए, अब सी भी आपको ऑफर देगा। सी कैसे ऑफर दे रहा है देखो, ऐड करते हुए चलेंगे हम यहाँ पे। ये हो गया सी। सी से सबसे पहले निकला चार्ज, चार्ज निकला। फिर चार्ज कौन से सेक्शन में है? चार्ज आ गया हमारा 2F में। फिर इसके बाद आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां से कहां तक आ गया? कौन सा सेक्शन आ रहा है? 2G। F के बाद आ गया G। अभी तक इसने हमको 2 ऑफर दे दिए कि एक के साथ एक फ्री दे रहा हूं। ठीक है, ये 2 फ्री दे रहा है ना। F और G को इसने फ्री कर दिया। क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस? पुलिस ऐसा संज्ञा अपराध कहा जाता है इसको। कॉग्निजेबल को कहा जाता है संज्ञा अपराध। पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञा अपराध जो होता है उसमें क्या कर सकता है? पुलिस को कोई वारंट का वेट नहीं करना पड़ता, वारंट के बिना भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब आप देखिएगा, सी के साथ एक ऑफर और चलेगा, इसके संग कंप्लेन भी लगा दो। कंप्लेन कहां पे दे रखी है हमको? 2 का G H में दे रखी है। 2H में कंप्लेन की बात की जा रही है। ठीक है, बात करते हैं। देखिए,
तो पहले जब हम सीआरपीसी की बात करते थे तो यहाँ पे 2D हुआ करता था, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सीआरपीसी की नहीं बीएनएसएस की बात की जा रही है तो 2H आ जाएगा। 2H आ रहा है तो ये बात कर रहा है परिवाद की। परिवाद क्या होता है? कंप्लेंट। कंप्लेन आता है किसके अकॉर्डिंग होगी? इस संहिता के अधीन। तो ये संहिता कौन सी है? ये संहिता हो गई हमारी बीएनएसएस। किसके द्वारा दी जाती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में। ये बात इंपॉर्टेंट हुई जाती है कि भाई परिवाद कैसे की जाती है, या तो मौखिक रूप से की जाएगी या फिर लिखित रूप से की जाएगी। किया गया अभिकथन यानी कि स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे ज्ञात हो चाहे से अज्ञात। ऐसा नहीं है कि कोई जानने वाला व्यक्ति जाके कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। कोई भी ज्ञात या अज्ञात कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? कंप्लेंट दायर कर सकता है कि भाई अपराध किया गया है। किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने अपराध किया है तो कोई भी व्यक्ति जाके मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट दायर कर सकता है, लेकिन इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्या कंप्लेंट के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट आती है? तो पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। यदि अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अन्वेषण किया, अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जो रिपोर्ट वगैरह होगी वो परिवाद मानी जाएगी। और जो पुलिस अधिकारी ऐसी रिपोर्ट को करेगा वो कौन हो जाएगा? परिवादी, कंप्लेनेंट। ठीक है, ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे क्या है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में। बेसिकली प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है ना, बिल्कुल भी स्किप करके वीडियो को नहीं देखना है ये वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, बाकी आप 2 की स्पीड पे देखो, आपकी जैसे स्पीड पे मर्जी है वैसे देखो, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना इसको स्किप करके मत पढ़ना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। अब ये जो आई जुड़ा है ना, आई, ये आई भी जुड़ा है न्यू। कब से? जब से आई है हमारी बीएनएसएस, क्योंकि ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है? तो जो ई डिवाइस होती है, डिवाइस क्या हो गई? युक्ति हो गई। टेलीफोन कौन कौन सी होती है पहले ये बता रहा है कि क्या होता है। सबसे पहला हो गया टेलीफोन, मोबाइल या कोई अन्य बेतार। अब ये बेतार क्या होता है? बेतार का मतलब होता है वायरलेस। देखते हैं ना कई वायरलेस फोन पड़े रहते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह होती है, ये सब उनकी बात की जा रही है। कोई दूर संचार युक्ति क्या क्या होता है? वाईफाई हो गया। आजकल तो आप देखना विदेशों में बात कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, कॉलिंग वगैरह होती है, वीडियो कॉलिंग वगैरह होती है, वॉइस कॉलिंग करते हैं आप। तो ऐसे कई सारे साधन जो होते हैं ना उनकी बात कर रहा है। तो कोई और कंप्यूटर हो गया, श्रव्य दृश्य प्लेयर हो गया, ऑडियो वीडियो प्लेयर कहते हैं जिसको, या कोई कैमरा वगैरह हो गया, जैसा कि जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी तो कैमरे से ही कर रहे हैं ना, ये उसकी बात कर रहा है। या कोई अन्य ई डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बिजली वगैरह से चलती है, ब्लूटूथ वगैरह से चलती है, वाईफाई वगैरह से चलती है, और जो ई फॉर्म वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहा है। जो केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, या कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो जारी करता है। इसके द्वारा मौखिक कैसे कैसे हो सकती है? मौखिक हो सकती है यानी ओरल, रिटर्न हो गया, लिखित हो गया, सचित्र सूचना मतलब कोई डायग्रामेटिक फॉर्म वगैरह होते हैं ना, डायग्रामेटिक फॉर्म वगैरह उसके थ्रू होता है, या कोई जो वीडियो वगैरह होता है उसकी जो डिटेल वगैरह होती है अंदर की, उसकी संसूचना अभिप्रेत है, कम्युनिकेशन अभिप्रेत है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, तो ये कैसे दी जाती है, मतलब ये जो मौखिक वगैरह जो सूचना वगैरह होती है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना वगैरह, ये कैसे दी जाती है? एक व्यक्ति से, देखिए एक व्यक्ति बना हुआ है यहाँ पे, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो ट्रांसफर की जाती है वो होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। एक युक्ति से दूसरे डिवाइस में, मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो आप देखिए ये एक पेन ड्राइव बनी हुई है। ठीक है, ये एक पेन ड्राइव बनी हुई है। इस पेन ड्राइव से
दूसरी पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति से किसी युक्ति को, ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति से किसी डिवाइस में ट्रांसफर किया जा रहा है, पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रहा है ना, या एक युक्ति से, ये जो युक्ति है मतलब डिवाइस हो गई, पेन ड्राइव ही ले लीजिए क्योंकि हम शुरू से पेन ड्राइव को लेते हुए चल रहे हैं, इस पेन ड्राइव से किसी व्यक्ति को अंतरित किया जा रहा है। ये उदाहरण हो गया। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट के थ्रू भी जो ट्रांसफर करते हैं ना लोग, विदेश में बैठे बैठे यहाँ पे चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू चीजें ट्रांसफर हो जाती है, और उसके अलावा जैसे टेलीग्राम के थ्रू, अब तो बहुत सारे साधन हो चुके हैं। तो ये बता रहा है कि उनके द्वारा जो जो संसूचना भेजी जाती है वो उसके अंतर्गत कब। अब हम बात करेंगे 2J की। 2J कौन सा है? 2J वही है जो है सीआरपीसी का 2E वाला प्रोविजन है। जो 2E के अंतर्गत प्रोविजन था, 2E के अंदर जो प्रोविजन था वो बताता था हाई कोर्ट क्या होता है, उच्च न्यायालय क्या होता है। उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो इसमें आ जाता है राज्य का उच्च न्यायालय। मान लीजिए अपन राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पे राजस्थान का हाई कोर्ट आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आ गया जिस उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार राज्य सरकार ने किया है। मान लीजिए राजस्थान सरकार ने अपने हाई कोर्ट की जो पावर्स, अधिकारिता वगैरह है, जुरिडिक्शन का विस्तार है, वो किसी अन्य राज्य के साथ कर लिया। मान लीजिए गुजरात, वैसे तो गुजरात का अपना है, पर अगर गुजरात के साथ मान लीजिए कर लिया, तो राज्य सरकार ने किया ना ऐसा, तो राज्य सरकार ने जब इसके साथ ऐसा किया तो क्या हो गया, ये इसके अंतर्गत, ये वाला हाई कोर्ट भी इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। फिर कह रहा है अन्य हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से भिन्न हो, दंडिक न्यायालय, मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल नहीं है, उससे जो भिन्न सबसे बड़ा जो होता है ना, दंड देने की पावर किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास होती है। तो ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है 2K। 2K आता है जांच। ठीक है, पहले जब हम सीआरपीसी देखते थे तो 2G में आ जाती थी जांच। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करेंगे जांच क्या होती है। जांच यानी कि इंक्वायरी, विचारण से भिन्न, यानी कि इसमें ट्रायल नहीं आती, ट्रायल से ये भिन्न होती है। प्रत्येक जांच, एवरी इंक्वायरी, जो क्या करती है, बीएनएसएस के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि जांच किसके द्वारा की जाती है, जांच कौन करता है? तो जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा जांच की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। अब ये बात कर रहा है IL की बात कर रहा है, 2L की बात कर रहा है, जो कि है 2H इन्वेस्टिगेशन। कहाँ का? सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अन्वेषण की बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है आखिर। तो वे सब कार्यवाहियां, यानी वो सब प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, जो बीएनएसएस के अधीन की जाती है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो प्रश्न उत्पन्न हो गया, अन्वेषण कौन करता है? तो अन्वेषण करता है पुलिस अधिकारी, या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो किसके द्वारा अधिकृत होता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत हो। तो सबसे पहले कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस के साथ साथ कौन करेगा? ऐसा व्यक्ति, पर्सन, जो किसके द्वारा ऑथराइज्ड हो? ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने उसको प्राधिकृत किया हो, किस चीज के लिए? साक्ष्य एकत्र करने के लिए। तो अन्वेषण किस उद्देश्य से किया जाता है? क्या उद्देश्य है अन्वेषण करने का? साक्ष्य एकत्र करने के लिए अन्वेषण किया जाता है। ये प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो ये। अब ये बोल रहा है अगर स्पेशल एक्ट के प्रोविजन बीएनएसएस से अलग हैं तो स्पेशल एक्ट जो होगा उसके प्रोविजंस प्रभावी हो गए। मतलब इन्वेस्टिगेशन के प्रोविजन, जो प्रोसीजर वगैरह फॉलो किए जाते हैं, उसके लिए अगर स्पेशल जो एक्ट होते हैं उनके अंदर अगर कोई प्रावधान वगैरह दे रखे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग लागू होंगे, उन पे बीएनएसएस के प्रोविजंस थोड़ी ना लागू होंगे। अगर उस पे स्पेशली लिख दिया हो, क्या लिख दिया हो कि भाई ये जो प्रोविजंस है ये बीएनएसएस के अकॉर्डिंग लागू होंगे, तो बीएनएसएस लागू होगा उसके प्रोसीडिंग्स में, इन्वेस्टिगेशन के। अदरवाइज उसके खुद के प्रोसीडिंग्स जो होगी वो लागू होगी। फिर इसके बाद आता है 2M। M क्या बोलता है कि ये है सीआरपीसी का 2I। 2I में क्या आती है? न्यायिक कार्यवाही। ठीक है, लेकिन हमको सीआरपीसी याद नहीं करनी है, हमको याद करनी है बीएनएसएस। तो
तो हमको करना पड़ेगा माई प्रोसीडिंग्स। आपके लिए कीवर्ड हो गया माई प्रोसीडिंग्स। तो माई जुडिशियल प्रोसीडिंग करके आप इसको याद कर सकते हैं एम। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है? जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकेगा या लिया जाता है। ऐसी जो प्रोसीडिंग होती है, ऐसी कार्यवाही जिसमें साक्ष्य कैसे लिया जाता है? वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है एन। एन क्या बात करता है? ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का 2J हुआ करता था, लोकल जुरिस्डिक्शन। वहां पे हमको जे से जुरिस्डिक्शन याद करना बहुत आसान लगता था, लेकिन यहाँ पे लोकल जुरिस्डिक्शन को एन के अंतर्गत दिया गया है, जिसको बोलते हैं स्थानीय अधिकारिता। जहां न्यायालय या मजिस्ट्रेट, कौन कौन? कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपनी सभी या किन्हीं, मतलब या तो सभी पावर्स होंगी या कुछ पावर होगी, उनका प्रयोग कर सके, यूज कर सकेगा। इसमें संपूर्ण राज्य या इसका कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा। जो ये जो होगी ना स्थानीय अधिकारिता, इसमें किसी राज्य का पूरा भाग या तो संपूर्ण राज्य शामिल होगा या इसका कोई भाग शामिल होगा। मान लीजिए ये राजस्थान है, या तो पूरा राजस्थान शामिल होगा। ये राजस्थान लिख रखा है, या तो ये पूरा राजस्थान शामिल होगा या इसका कोई भाग शामिल हो सकेगा, जिसको राजपत्र में राज्य सरकार क्या करेगी? अधिसूचना के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकती है? विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, अब बात करते हैं ओ। ओ से क्या हो गया? नॉन कॉग्निजेबल। आप याद कर सकते हैं ओ से नॉन कॉग्निजेबल। ये वही सेक्शन है जो एल हुआ करता था सीआरपीसी का। असंज्ञ अपराध, एक हम संज्ञा अपराध पढ़ के आए थे, अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जिसमें और जिसके लिए किसी पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की अधिकारिता है। मतलब यहां क्या कर सकते हैं? असंज्ञ अपराध में पुलिस जो अधिकारी होगा वो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब बात करेंगे 2P की। P से क्या हो गया? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होती है? जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। किसी राज्य का राजपत्र होगा, उसमें प्रकाशित की गई कोई अधिसूचना वगैरह होती है, नोटिफिकेशन जो होता है वो इसके अंतर्गत कवर होता है। इसके बाद आता है क्यू। पहले जब हम करते थे तो एन में करते थे, सीआरपीसी 2N ऑफेंस की बात करता था, लेकिन यहाँ पे आ गया क्यू के अंतर्गत आ गया ऑफेंस, यानी कि क्यू अपराध। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, अपराध क्यू, क्यू करके क्यू आपको याद हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे ऑफेंस। ऐसा कोई कार्य या लोभ, यानी कि एक्ट भी हो सकता है और ओमिशन भी हो सकता है। बीएनएस में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो जिन लोगों ने हमारी बीएनएस की सीरीज को नहीं देखा है वो आज से ही उसको देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय नहीं बीता है, अभी समय की शुरुआत भी है। आप क्या कर सकते हैं? बीएनएस की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ बीएनएसएस की सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। कार्य लोभ जो प्रवर्त विधि के द्वारा, प्रवर्त विधि क्या होती है? प्रवर्त विधि होती है जो इस समय में चल रही है, जैसे किसी देश में चल रही हो, किसी राज्य में चल रही हो। जैसे राज्य का जो होता है ना रेंट कंट्रोल एक्ट, वो राज्य पर लागू है, प्रवर्त है अभी, और जो बीएनएस वगैरह वो इस समय प्रवर्त है, तो इनकी बात किया जा रहा है। जो प्रवर्त विधि होती है वो उसको दंडनीय बनाया गया हो, या ऐसा कार्य जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871, ये जो हमको दे रखा है ना सेक्शन, एक्ट दे रखा है ना, इसका जो सेक्शन 20 होता है ना, उसके अंतर्गत कोई कंप्लेन दायर की जा सकती हो, तो वो भी ऑफेंस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है आर। आर से आ गया ऑफिसर इंचार्ज। तो जब सीआरपीसी पढ़ते थे तो 2O में आता था ऑफिसर इंचार्ज। कहाँ का? पुलिस स्टेशन का। तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी तो क्या है? अधिकारी से पंक्ति से ठीक नीचे, ये एक अधिकारी है, इस अधिकारी से ठीक पंक्ति के नीचे का जो अधिकारी होगा, लेकिन जो क्या होगा? कांस्टेबल से ऊपर का होगा। ये कांस्टेबल हो गया और ये ऑफिसर हो गया। ऑफिसर, इससे जो ये होगा ना, ये अधिकारी, यदि कब होगा ये अधिकारी? अदरवाइज तो ये रहेगा ही रहेगा। जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, जब ये ऑफिसर इंचार्ज अनुपस्थित है, अवेलेबल नहीं है, तो
या तो अनुपस्थित नहीं है, एब्सेंट हो गया, कहीं बाहर चला गया, या बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन, मतलब जो जो उसकी ड्यूटीज थी वो उसको फॉलो नहीं कर सकता था, तो इससे तो नीचे यानी ऑफिसर इंचार्ज से तो नीचे, और जो ये कांस्टेबल जी है ना, कांस्टेबल, सी से कांस्टेबल बना लो इसको, इससे ऊपर का जो ये अधिकारी होगा ना, ये होगा हमारा ऑफिसर इंचार्ज। या फिर कौन होगा, राज्य सरकार, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसके द्वारा निर्देशित कोई अन्य पुलिस अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, ये कौन होगा, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज की बात की जा रही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। बोले मैम कितने सारे सेक्शन है, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हम, सीआरपीसी बोरिंग लग रही है, बोर लग रही है क्या, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो क्या हो गया, चलो अब बात करते हैं प्लेस की। बहुत सारे सेक्शन है, 26 चैप्टर लेके बैठा है बीएनएसएस का चैप्टर 2। ये जो बीएनएसएस है ना, बीएनएसएस में सेक्शन 2 में कितने हैं, 26 हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं ना, तो जितने अल्फाबेट है वो सब ले लिए इन्होंने कि हम तो सारे अल्फाबेट का यूज करेंगे। आ गया एस, एस से क्या आ रहा है, एस से आ रहा है प्लेस। तो पहले पी से प्लेस हुआ करता था सीआरपीसी में, लेकिन इन्होंने बदल दिया, इन्होंने कहा नहीं तुमने पी से प्लेस बहुत ज्यादा याद कर लिया, छोड़ो इसको, अब हम याद करवाएंगे एस से प्लेस। तो स्थान हो गया, कहाँ पे होता है, गृह यानी हाउस, कोई तंबू वगैरह होता है, जाते हैं ना जंगल वंगल में, कई लोग जाते हैं कि रहते हैं भाई आज रात को जंगल में रहेंगे, उसके लिए। भवन की बात कर रहा है, किसी बिल्डिंग की याद कर रहा है, यान की बात कर रहा है, जलयान वगैरह देखते होंगे ना, कई बार लोग होते हैं समुद्र में घंटों घंटों कई महीनों तक की यात्रा करते हैं, जलयान वगैरह में रहते हैं, उनकी बात कर रहा है। यान ये वो, सॉरी यहाँ पे ये वो हवाई जहाज वाला यान था, और यहाँ पे है वो जलयान, ठीक है ना। यहाँ पे हवाई जहाज लिख लो, हवाई जहाज में भी अगर कोई अपराध किया जाता है ना, वो वाली बात कर रहा है, प्लेस की बात हो गई है, ठीक है ना। टी से क्या आ गई, पुलिस रिपोर्ट, पहले आर से हुआ करती थी, ये आर ले लेते थे हम, लेकिन अब इसको यहां से नहीं लेंगे, यहां से नहीं लेके अब यहां से ले लो, पुलिस रिपोर्ट, ट आ रही है ना, तो टी से ट, पुलिस अधिकारी के द्वारा सेक्शन 193 के सब क्लॉज 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई जो रिपोर्ट होती है वो इसके अंतर्गत आती है। पुलिस अधिकारी जो मजिस्ट्रेट को 193 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत रिपोर्ट भेजता है वो इसके अंतर्गत कवर हो जाती है। अब हम बात करते हैं यू से। यू से हो गया सीआरपीसी का सेक्शन 2S, क्या है, यू पुलिस स्टेशन। तुम कहाँ गए, यू गए पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन पुलिस थाना, चौकी स्थान जो राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साधारणतः यानी जनरली या विशेषतः यानी स्पेशली, जनरली या स्पेशली पुलिस थाना यानी कि उसको पुलिस स्टेशन घोषित किया गया हो और राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी है, ठीक है ना। कई बार बोलते हैं ना ऐसे छोटी छोटी गुमटियां से बनी हुई रहती है, उनको कह देते हैं कि भाई इस क्षेत्र के लिए ये बनी हुई है, चौकी वगैरह बनी हुई है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। फिर इसके बाद आता है वी। वी क्या है, ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का 2U हुआ करता था और बात कर रहा है वी। वी कौन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एपीपी का एग्जाम आ रखा है अभी, 19 जनवरी को एपीपी का एग्जाम होगा, तो उसकी बात की जा रही है। वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो जो एग्जाम दे रहे हैं ना वो अभी से बोल रखे वी एपीपी, वी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कौन सा होता है, सेक्शन 18 में नियुक्त व्यक्ति, और जो ये जो नियुक्त व्यक्ति होगा ना इसके निर्देशों के अनुसार, डायरेक्शन के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है, ठीक है। फिर डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू बोल रहा है मैं वही सेक्शन हूं जो 2V है सीआरपीसी का। ये क्या हो गया डब्ल्यू से, सब डिवीजन। सब डिवीजन इसके अंतर्गत आता है जिले का कोई उपखंड, ठीक है, जिले को उपखंडों में विभाजित कर दिया तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, और उपखंड को भी सब डिवीजन कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्स और वाई और जेड की। ये तीनों सेक्शन पढ़ते ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेक्शन 2, ठीक है। तो एक्स क्या बोल रहा है कि मैं वही सेक्शन हूं जो 2W हुआ करता था सीआरपीसी के अंतर्गत, यानी कि सम्मन केस। सम्मन केस क्या होता है, जो वारंट मामला नहीं है। जो वारंट मामला नहीं है वो होता है सम्मन केस, ठीक है। इसको इस तरीके से याद करना है, ऐसे ही डेफिनेशन के नंबर्स याद करने हैं। और वाई से हो गया हमारा विक्टिम। वाई विक्टिम, तुम विक्टिम क्यों हो, वाई विक्टिम,
तो ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं, जो पहले कहा जाता था 2WA में। तो वाई विक्टिम, ऐसा व्यक्ति जो अभियुक्त के कार्य से या लोभ से, ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति के ऊपर मत जाना, व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कुछ मत बोलना आप लोग। तो जो व्यक्ति है ये हो गया अभियुक्त। इससे ये जो दूसरा व्यक्ति है ना, तो ये जो अभियुक्त है इसके कार्य से यानी एक्ट से या इसके ओमिशन से, मतलब इसको कोई काम करना था वो नहीं किया, उससे कोई हानि या क्षति कारित हो, इस व्यक्ति को कोई भी जो हानि या क्षति कारित हो रही है, तो ये जो व्यक्ति है ये हो जाएगा हमारा विक्टिम। वाई विक्टिम, तो ये बता रहा है क्यों हूं मैं विक्टिम, अभियुक्त के कार्य से या अभियुक्त को जो काम करना था उससे, उसने नहीं किया, उससे मुझे हानि हुई है, मुझे क्षति हुई है, तो मैं हूं विक्टिम। हमने पूछा तुम विक्टिम क्यों हो, वाई विक्टिम, तो उसने ये आंसर हमको दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें ये जो विक्टिम है ना, ये विक्टिम के साथ साथ इसका जो संरक्षक होगा, जो इसका ध्यान रखता होगा, या कोई विधिक वारिस वगैरह होगा जो मरने के बाद इसकी प्रॉपर्टी को लेगा, वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसका सेक्शन 2 का जो लास्ट सेक्शन है, जेड क्या बोल रहा है, वारंट केस क्या होते हैं, जो हमें 2X CRPC में बता दिए गए थे। 2 वर्ष स्पेसिफिक लिख दिया, 2 इयर्स या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से अभिप्रेत है। वारंट मामला वो होता है जिसमें 2 वर्ष या तो 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा का जो कारावास होता है वो दिया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा वारंट मामला, ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया, सेक्शन 1 हमने कर लिया प्लस सेक्शन 2 के 1 से जो ए से लेके जेड तक थे सब क्लोजेस, जो कितने थे टोटल 26। तो 26 हमने सेक्शंस को देख लिया, क्योंकि सेक्शंस तो थे अलग अलग दे रखे थे, तो एक तरीके से हम अभी तक ना 26 सेक्शंस पढ़ के आ चुके हैं। अब लास्ट जो सेक्शंस बचे हुए इनके वो कंप्लीट करते हैं। इसके अंतर्गत ये जो इसका आता है ना 2 सेक्शन, मतलब जो सेक्शन 2 था उसके 1 में तो ये सारी डेफिनेशन दे रखी थी, और जो इसका 2 पार्ट है वो बोल रहा है, ये वही सेक्शन है जो 2Y है CRPC का। वे शब्द और पद जिनका प्रयोग है, मतलब जिनको BNSS में परिभाषित कर दिया, BNSS में परिभाषित कर दिया तो ठीक है, पर जिनको BNSS ने परिभाषित नहीं किया उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, तो उनका जो प्रयोग किया जाएगा वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो BNS है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। जिनको BNSS ने परिभाषित कर दिया ओके, जिनको परिभाषित नहीं किया वो जाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। देखिए अभी बोल रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है निर्देशों का अर्थ क्या लगाया जाएगा, जो डायरेक्शंस वगैरह मिलेंगे वो किस तरीके से फॉलो किए जाएंगे। तो मजिस्ट्रेट क्या होगा, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होगा वो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के प्रति निर्देश के रूप में होगा, ठीक है। अब ये बता रहा है, इसका जो सेकंड पॉइंट है कि इस संहिता से भिन्न, मतलब BNSS से जो अलग होंगे मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कौन से जो काम है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जा सकेंगे। तो साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन किया जा सकेगा, ऐसा विनिश्चय जो किसी व्यक्ति को दंड देता हो, शास्ति देता हो यानी कि पेनल्टी देता हो, अन्वेषण यानी कि क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, जांच हो गई हमारी इंक्वायरी, और विचारण क्या होगा ट्रायल तक लंबित रहने तक अभिरक्षा में निरोध करने की आशंका हो। तो ये बोल रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है जो इस संहिता से भिन्न है उसके द्वारा कोई काम करेगा वो क्या क्या होंगे, तो ये चीजें कर सकेगा, और जिसका प्रभाव क्या होगा उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा। इसका प्रभाव ये होगा कि जो कोर्ट होगी उसके समक्ष विचारण यानी कि ट्रायल के लिए उसको भेजना
होगा। ये निर्देश वगैरह बता रखे हैं, जो जो चीजें दे रखी है कि भाई किस तरीके से डायरेक्शन फॉलो होंगे, वो ये बता रखा है कि भाई मजिस्ट्रेट के पास ये मामला कैसे जाएगा, अन्वेषण कैसे होगा, छानबीन कैसे होगी, तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर ये बता रहा है इसका सेकंड पॉइंट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने वाले कृत्य, मतलब जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो कौन से काम करेगा, प्रशासनिक और कार्यपालक प्रकार के काम करेगा, कोई जो अनुज्ञप्ति वगैरह होगी, लाइसेंस वगैरह होगी, उसका अनुदान करेगा, उसका निलंबन करेगा, उसको कैंसिल वगैरह किएगा, या फिर अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन को वापस लेने का काम जो होगा वो कौन करेगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट करेगा। इस तरीके से एक चार्ट बना के रख लेना, इजी रहेगा आप लोगों के लिए समझने में। ए के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है ना, ये सब चीजें ए के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, प्रोविजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग ये जो कार्यपालक ये था ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये अपने काम को करेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो रिपीट कर लेना। फिर आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का सेक्शन 4 है। तो बीएनएस 2023 और अदर लॉ के अधीन अपराधों का विचारण किया जाएगा, ऐसे कह रहा है। फिर सेक्शन 5 बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का सेक्शन 5 है। व्यावृत्ति बता रखी है कि जहां विशिष्ट या स्थानीय विधि में कोई प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। मतलब अगर स्पेशल लॉ ने कोई प्रोविजंस दे रखे हैं, अपना खुद का प्रावधान दे रखा है, लोकल लॉ ने खुद के प्रोविजंस दे रखे हैं कि भाई हमारी प्रक्रिया इसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो हम इसमें बीएनएस को थोड़ी ना डाल सकते कि बीएनएस आके बोलेगा कि नहीं मैं तो अपनी प्रक्रिया फॉलो करूंगा, ऐसे नहीं होगा। स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इनके अपने प्रोविजंस है, तो ये अपने प्रोविजंस फॉलो करेंगे। बीएनएसएस मना कर देगा कि मैं तुम्हारे अपने प्रोविजन से मैं नहीं आता, या ये मना कर देंगे कि हम तुम्हारे प्रोविजंस को नहीं लेते क्योंकि हमारे ऑलरेडी खुद के प्रोविजंस है तो हम नहीं ले रहे। बेसिकली देखा जाए तो इसका कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट लगा, सेक्शन 2। सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी हमारे एक पढ़ने की चीज थी, हमने इसको गो थ्रू कर ली। अगर सेक्शन 3 समझ में नहीं आए तो एक बार उसको रीड आउट कर लेना आप लोग।